नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित हैं MCQ की एक नई क्लास को, जिसमें हम लोग फिर से अपने जो मिक्स जीके है या स्टैटिक जीके उसके प्रश्नों को देखेंगे। लास्ट में ये जो बताइएगा इस सेशन के कितने प्रश्नों को आपने एकदम सही किया। अगर नहीं सही कर रहे हैं तो लगातार क्लास को देखिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सभा और समिति का उल्लेख किस वैदिक काल में मिलता है? उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, सभा और समितियां जो ये थी, इनका जो वर्णन मिलता है ये आपका ऋग्वैदिक काल में मिलता है। और ये अगर बात करते हैं तो जो प्रारंभ में सबसे निचला लोकतंत्र था उसके बारे में यहाँ पे चीजें बताता है कि यहाँ पर पहले से ही लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि ये वो समितियां हैं जो सबसे छोटे और सबसे निचले स्तर पर स्थित हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही जो है महत्वपूर्ण निर्णयों को लेती हैं। तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। एल्पस पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, मोड़दार पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत। अगर बात करते हैं कि ये किस तरीके से बना, तो जैसे हिमालय पर्वत बना है उसी तरह से सेम जो प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया है जिसमें दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, उसके कारण जो है इसका क्या करते हैं, निर्माण होता है। अब अगर प्लेट विवर्तनिकी के कारण या प्लेट टेक्टोनिक के कारण हुआ है, जिसमें क्या होता है, एक प्लेट इधर से आई, एक प्लेट इधर से आई, दोनों टकराई, वो एक प्लेट क्या करती है, किसी दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। तो जो ये उभरा हुआ भाग है यही क्या बन जाता है, यही आपका जो है पर्वत बन जाता है। तो इसके सामान्यतः मोड़दार पर्वत कहा जाता है, क्योंकि ये दो जो प्लेटें हैं उसके टकराने के कारण इस जो है निर्मित होता है। जैसे कि आपके हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय भी इसी प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले टेथिस सागर था, इसके बाद जब दो प्लेटें टकराई तो यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हुआ। ये पर्वत आज भी बड़ा हो रहा है, आज भी ऊपर उठ रहा है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं? अमेरिका से हैं, आयरलैंड से हैं, फ्रांस से हैं या फिर कनाडा से हैं? तो बेटा जो नीति निदेशक तत्व हैं ये मुख्यतः क्या करते हैं, मुख्यतः ये राज्य को निर्देश देते हैं। पहली चीज तो ये राज्य को क्या करेंगे, निर्देश देंगे। ये एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, निर्देश दे दिया। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा ये जो है वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ बेटा ये होता है कि इसे न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते। और कहाँ पर स्थित है, तो भाग आपके 4 में स्थित है। आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल आपके 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल आपके इसमें आते हैं। ये कहाँ से जो है प्रेरित हैं, तो ये बेटा आयरलैंड से प्रेरित है और ये राज्य के शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इसलिए इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर हम। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर को बढ़ाना, गरीबी बढ़ाना, सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना या फिर निजीकरण बढ़ाना? तो यहाँ पे देखिए बेटा, सिंपल सी बात है कि वित्तीय समावेशन की बात करता है कि मतलब सभी तक का बैंकिंग क्षेत्रों की पहुंच। ठीक, इसे ही जो है आपका क्या कहते हैं, वित्तीय समावेशन कहते हैं। जिसमें जो आपके बैंकिंग सिस्टम है, बीमा है, ऋण सेवाएं हैं, इनसे सभी व्यक्तियों को जोड़ा जा सके। इसी के लिए जनधन योजना एक है जो मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। हालांकि ये पहले से योजना एक जो है बेसिक जो है अकाउंट के नाम से चल रही थी, उसका ही एक प्रारूप के तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे सफल योजना रही है मोदी सरकार की। तो इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? पाचन है, प्रतिरक्षा है, ऑक्सीजन का परिवहन है या फिर हार्मोन स्रावण है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन को बेटा पूछ रहा है। ये लाल रक्त कणों में पाया जाता है पहली चीज तो, और ये काम क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है वहन करता है और पूरे शरीर में जो है पहुंचाता है। इसमें लौह तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जिसकी कमी से जो ऑक्सीजन क्या होता है, संयोजन क्षमता कम जाती है, मतलब जो अंग है उसमें ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते अगले प्रश्न पर हम। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कुमारगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो बेटा याद रखिएगा, नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसका जो उत्कर्ष है ये कब हुआ था, तो ये आपका हर्षवर्धन के समय में हुआ था।
हाँ, अगर एक बात ये कहते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना गुप्त काल के शासक हैं कुमारगुप्त। स्थापना कुमारगुप्त इनके द्वारा की जाती है, तो इसलिए इस चीज को भी याद रखिएगा। और प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी ना, उसके लिए सबसे प्रमुख केंद्र था। वैसे बात करें आज की शिक्षा व्यवस्था से, कहीं ना कहीं आपकी सुदृढ़ प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था थी। क्यों? आज की जो वर्तमान गवर्नमेंट्स हैं वो उतना शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही हैं जितना ध्यान देना चाहिए। इस समय तो सिर्फ राम मंदिर है, ये मंदिर है, वो मंदिर है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पे उतना ध्यान नहीं है। ना ही उन स्टूडेंट्स को होता है, ना ही हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने की बात होती है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर अमीर व्यक्ति है तो भैया बड़े बड़े जो शिक्षा केंद्र हैं वहाँ पे अपने एडमिशन करवाता है, वहाँ पे आपकी शिक्षा की पूर्ति होती है। कई सारे वीडियो आपने देखा होगा जिसमें क्या होता है, प्राइवेट स्कूल वाले कैसे लूटते हैं, इन सब चीजों को दिखाया गया, जिसके बारे में कोई रेगुलेशन वगैरह नहीं हो पाता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, क्योंकि हम यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की बुराई तो कर नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ बातों को कर रहे हैं ना। भारत में जनगणना किस सूची का विषय है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये बेटा संघ सूची का विषय है, मतलब आपका केंद्रीय सरकार के द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में आपकी चल रही है 2021 की जनगणना, आपकी 2026 में चल रही, 2027 तक आपकी ये पूरी हो जाएगी, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मानसून विस्फोट का अर्थ क्या है? मानसून का अंत, मानसून का विलंब, मानसून का अचानक तेज वर्षा, मानसून की वापसी। तो बेटा ये देखिए विस्फोट की बात कर रहा, तो इसमें क्या है, अचानक जब तेज जो है बारिश होने लगी तो इसे ही मानसून विस्फोट कहा जाता है। वैसे इस बार क्या है, अल नीनो का प्रभाव है, तो इसीलिए वर्षा कम होगी। वर्षा क्या होगी? कम होगी। और कहीं ना कहीं कुछ जगह पे आप अकाल की स्थिति भी देख सकते हैं। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर जैव गैस। यहाँ पे पूछ रहा है जीवाश्म ईंधन, मतलब जीवों के अंश जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो धरातल में दब जाते हैं, वही धीरे धीरे क्या है, ईंधन के तौर पे तब्दील हो जाते हैं। तो उसमें से कौन सा है? पवन, सौर और जैव क्या है, ये नवीकरणीय उसमें ईंधन में आ जाते हैं। लेकिन जो कोयला है बेटा, ये किस में आता है? ये आपके जीवाश्म ईंधन में आता है। मतलब इसकी जो क्षमता है सीमित है। एक बार अगर कोयला पूरा खत्म हो जाता है तो दोबारा इसे बनने में करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। चलते अगले प्रश्न पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 1935 में, 1947 में या फिर 1950 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अगर एक्ट की बात पूछता है तो ये 1934 था। क्लियर? और जो इसकी स्थापना होती है ये 1935 में होती है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और है कि अगर पूछे कि किस के रिकमेंडेशन से होती है, तो हिल्टन यंग कमीशन याद रखिएगा, उसके रिकमेंडेशन से होती है। और ये इस समय देश का केंद्रीय और मौद्रिक नीति के संचालन करने वाला प्रमुख बैंक है। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अल्पसंख्यक को परिभाषा भारत के किस आधार पर होती है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और जो है भाषा के आधार पर, या फिर धर्म और भाषा दोनों के आधार पर? तो बेटा देखिए, जो अल्पसंख्यक की पहचान है जाति के आधार पर नहीं होती, ये आपके धर्म एवं भाषा के आधार पर होती है कि आपकी भाषा और आपके धर्म में कितने लोग बचे हैं। अगर उनकी संख्या कम है तो वहां पे उन्हें क्या किया जाता है, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। अगर इनके अधिकारों की बात करते हैं तो आपके जो संविधान का आर्टिकल 29-30 दो आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। सूर्य ग्रहण किस तिथि में होता है? पृथ्वी, मतलब किस स्थिति में होता है, तिथि नहीं। यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य आ जाता है, मतलब एक साइड क्या है, जैसे यहाँ पे हमने ये बताया, ये और ये तीन हमने बताया। इसमें क्या है, एक पृथ्वी होगी, एक चंद्रमा होगा, एक सूर्य होगा। तो कौन सी स्थिति होगी, कौन कहाँ पे होगा, उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे सूर्य हो जाए, चंद्रमा हो जाए या फिर पृथ्वी हो जाए, चंद्रमा हो जाए, पृथ्वी हो जाए या फिर सूर्य हो जाए, सूर्य हो जाए, पृथ्वी हो जाए या फिर चंद्रमा हो जाए। तो यहाँ पे किसके बारे में? सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य पे ग्रहण कब लगेगा? जब बेटा जो है चंद्रमा क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, बीच में आपका चंद्रमा आ गए।
छोटा सा बना हुआ है ना। अब ये आ गया तो इसमें क्या होगा, जो पृथ्वी है आपकी, मान लीजिए ये हम पृथ्वी बना दे रहे हैं और ये क्या है, सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचेगा ही नहीं, जैसे ये प्रकाश यहाँ से जा रहा है ऐसे, तो ये बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। तो यहाँ पे जब प्रकाश जाएगा नहीं तो एक तरह से ये कहा जाएगा कि उस पे ग्रहण लग गया। और एक चीज और है, ये होता कब है, अगर क्लियर पूछा जाए कब होता है, तो केवल ये अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन होता है आपका सूर्य ग्रहण, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न पर। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? ज्वालामुखी है, भूकंप है, वनों की कटाई है या फिर हिमनद है? तो यहाँ पे मृदा अपरदन जो आपका सॉइल इरोजन होता है, इसका सबसे प्रमुख कारण वनों की कटाई है। जैसे जैसे वृक्ष काटेंगे तो जो वृक्ष की जड़ें होती हैं और जो भूमि को जकड़े हुए होती हैं उसको छोड़ देती हैं और उसके बाद वो वहां से इरोजन होना शुरू हो जाता है सॉइल का। तो इसीलिए जितना ज्यादा वनों की कटाई होगा, मृदा की ऊपरी परत उतनी ही ढीली हो जाएगी और उतना ही वर्षा है, पवन है के द्वारा अपरदन कर दिया जाएगा। और अगर ज्यादा अपरदन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, तो उसे एक जो है समस्या के तौर पे देखा जाता है, पर्यावरणीय समस्या हो जाती है। चलते अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय आय की गणना किसे शामिल नहीं किया जाता है? सरकारी सेवाएं, घरेलू सेवाएं, गृहिणी द्वारा जो है, औद्योगिक उत्पादन या फिर कृषि उत्पादन? तो बेटा यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो आपका क्या राष्ट्रीय आय है, इसमें जो घरेलू सेवाएं होती है, जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, गृहिणियों के द्वारा किया जाता है, उसे कभी भी शामिल नहीं किया जाता कि उनका जो है, क्योंकि मूल्य निर्धारित नहीं। भाई घर में वो कार्य कर रही, लेकिन उसका जो है कोई मूल्य निर्धारित नहीं। एक ये भी नियम होना चाहिए कि एक महिला जो घर में कार्य कर रही है, खाना बना रही है, तो उसको कितना वेतन मिलेगा, कितनी उसकी आय होगी। क्योंकि सामान्यतः अगर देखा जाए कि अगर 3 लोगों के घर में खाना बनाने के लिए कोई मेड रखा जाता है तो वो कम से कम आपसे 15,000 रुपए के आसपास चार्ज लेते हैं। तो अगर किसी के घर में 6 मेंबर हैं और 6 मेंबर के लिए एक महिला खाना बना रही, तो 30,000 40,000 तो उसकी इनकम हो जाएगी, लेकिन उसे कभी भी आर्थिक अवधारणा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, एनीमिया होता है, रिकेट्स हो जाता है या फिर बेरी हो जाता है? तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, जो कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी से हमेशा रिकेट्स रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है इसमें जो बेटा आपकी हड्डियां होती है ना, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और कहीं ना उससे छीड़ होने लगती हैं, मतलब टूटने लगती हैं, क्षणभंगुर होने लगती हैं, अंदर दरार वगैरह ये सारी चीजें आने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी के कारण ये रोग होता है। तो बेटा आज के 15 से क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं उसका उत्तर, और साथ में जो आज हम प्रश्न पूछ रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद है, श्रीहरिकोटा है, बेंगलुरु है या फिर तिरुवनंतपुरम है? इसमें जरूर दीजिएगा। इन दोनों चीजों का हम आपका उत्तर का इंतजार करेंगे। चलते हैं देख लेते हैं जो हमने अगला प्रश्न कल पूछे थे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश है? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, राजस्थान यह राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर? और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। कहीं ना कहीं ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे जरूर से जरूर याद रखिए। क्लियर? तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। कल जो हमारी क्लास रहेगी ये इतिहास के संदर्भ में रहेगी, तो जरूर से जरूर जुड़िएगा। और हम जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे इसी तरह का और ढेर सारा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।